चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, विचारों और भावों के आदान प्रदान मानव के लिए एक अपरिहार्य सामाजिक कार्य है। पहले यह कार्य मौखिक रूप से संपन्न होता था। कालांतर में लिपि के विकास होने के पश्चात लिखित रूप में यह कार्य होने लगा। पत्र लेखन इसी की एक कड़ी है। प्राचीन काल से ही संदेश के आदान प्रदान के लिए पत्रों का व्यवहार राजकीय और पारिवारिक क्षेत्रों में होता रहा है। संदेश वाहक के रूप में पत्र का पत्रवाहक के रूप में कबूतर, हरकारा, डाकिया आदि का महत्व बढ़ने लगा। धीरे धीरे पत्रों का ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व भी बढ़ा, परंतु युग परिवर्तन के साथ साथ तथा सूचना प्रौद्योगिकी के कारण पत्रों के आदान प्रदान में कुछ कमी आई। टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट आदि नए नए माध्यमों के कारण पत्रों का व्यवहार कम होने लगा। परंतु यह विचारणीय है कि जो अनुभूति और भाव पत्रों से जुड़े होते हैं वे आधुनिक संचार माध्यमों में भी उसी प्रकार प्राप्त होते हैं या नहीं। गौर से देखने पर यह अनुभूत होता है कि पत्र में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो नए संचार माध्यमों में परिलक्षित नहीं होते। इसलिए पत्रों का महत्व अभी बरकरार है। प्रस्तुत लेख में लेखक श्री अरविंद कुमार सिंह ने इसी तथ्य को उजागर करने का प्रयास किया है। চিঠিৰ অনন্য জগতখন। চিন্তা আৰু অনুভূতিৰ আদান প্ৰদান মানুহৰ বাবে এক অপৰিহাৰ্য সামাজিক কাম। আগতে এই কামটো মৌখিকভাৱে কৰা হৈছিল। পিছলৈ লিপিৰ বিকাশৰ পিছত এই কামটো লিখিত ৰূপত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। চিঠি লিখাটো ইয়াৰ এক অংশ। অতীজৰে পৰা ৰাজনৈতিক আৰু পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত বাৰ্তাৰ আদান প্ৰদানৰ বাবে চিঠিৰ ব্যৱহাৰ হৈ আহিছে। চিঠিৰ দূত হিচাপে পাৰচৰাই, হকাৰ, ডাকোৱাল আদিৰ গুৰুত্ব বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। লাহে লাহে চিঠিৰ ঐতিহাসিক আৰু সাহিত্যিক গুৰুত্বও বাঢ়ি আহিল। কিন্তু তথ্য প্ৰযুক্তিৰ লগতে যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে চিঠিৰ আদান প্ৰদান কিছু হ্ৰাস পালে। টেলিফোন, মোবাইল, ফেক্স, ইমেইল, ইণ্টাৰনেট আদি নতুন মাধ্যমৰ বাবে চিঠিৰ ব্যৱহাৰ কমিবলৈ ধৰিলে। কিন্তু চিঠিৰ লগত জড়িত অনুভূতি আৰু আৱেগবোৰ আধুনিক যোগাযোগৰ মাধ্যমতো একেদৰেই গ্ৰহণ কৰা হয় নে নহয় সেয়া বিবেচনাৰ যোগ্য। ভালদৰে চালে অনুভৱ হয় যে চিঠিত কিছুমান গুণ আছে যিবোৰ নতুন যোগাযোগ মাধ্যমত প্ৰতিফলিত নহয়। সেইবাবেই চিঠিৰ গুৰুত্ব এতিয়াও অক্ষত আছে। উপস্থাপন কৰা লিখনিটোত লেখক শ্ৰীযুত অৰবিন্দ কুমাৰ সিঙে এই সত্যক উজাগৰ বা পোহৰলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हरेक की अपनी पत्र लेखन कला है और हरेक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। ইয়াত কৈছে যে পত্ৰ বা চিঠিৰ জগতখনো অদ্ভুত আৰু ইয়াৰ উপযোগিতা সদায় দেখা পোৱা গৈছে। চিঠি বা পত্ৰই যি কৰিব পাৰে সেয়া যোগাযোগৰ আধুনিক মাধ্যমে কৰিব নোৱাৰে। ফোন বা এছএমএছে চিঠিৰ দৰে আনন্দকত দিব পাৰে। চিঠিয়ে নতুন ঘটনা আৰম্ভ কৰে আৰু সাহিত্য আৰু কলাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো বিতৰ্ক আৰু নতুন ঘটনাৰ মূলতে হৈছে চিঠি। পৃথিৱীৰ সকলো সাহিত্য চিঠিৰ ওপৰত কেন্দ্ৰিত আৰু এই চিঠিবোৰে মানৱ সভ্যতাৰ বিকাশত এক অনন্য ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। চিঠিৰ অৰ্থ সকলো ঠাইতে একেই যদিও ইয়াৰ নাম বেলেগ। চিঠিক উৰ্দুত খত, সংস্কৃতত পত্ৰ, কানাডা ভাষাত কাগজ, তেলেগুত উত্তৰাম, জাবু, লেখ আৰু তামিল ভাষাত কাদিত বোলা হয়। চিঠিয়ে স্মৃতি সংৰক্ষণ কৰে, তাত কোনো সন্দেহ নাই। প্ৰত্যেকৰে নিজস্ব চিঠি লিখা কলা আৰু প্ৰত্যেকৰে চিঠিৰ নিজস্ব পৰিসৰ আছে। প্ৰতিদিনে লাখ লাখ চিঠি এইখনে আনখনক বিচাৰি সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত উপস্থিত হয়। কেৱল ভাৰতত প্ৰতিদিনে 4.5 কোটি চিঠি ডাকত পঠোৱা হয়।
जिटुए चिठी किमान गुरुत्वपूर्ण हे कथा प्रमाण करे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडर दुनिया बदल रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरूले 1953 চনত সঠিকভাৱে কৈছিল যে হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি যোগাযোগৰ মাধ্যম কেৱল ডাকোৱাল বা বেগী ঘোঁৰাহে আছিল। তাৰ পিছত চকাৰ প্ৰচলন হ'ল, কিন্তু ৰেলৱে আৰু টেলিগ্ৰাফে এক ভয়াৱহ পৰিৱৰ্তন আনিলে। টেলিগ্ৰাফে ৰেলতকৈ দ্ৰুতগতিত যোগাযোগ প্ৰেৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল। এতিয়া वायरलेस আৰু আগলৈ ৰাডাৰে পৃথিৱীখন সলনি কৰি আছে। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रवाहित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यावहारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। যোৱাটো শতিকাত পত্ৰ লেখনে এটা কলাৰ ৰূপ লৈছে। ডাক ব্যৱস্থাৰ উন্নতিৰ লগে লগে চিঠিবোৰক সঠিক দিক দিয়াৰ বিশেষ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হয়। পত্ৰ সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ বাবে পত্ৰ লিখন বিষয়টোও বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। কেৱল ভাৰততে নহয়, বিশ্বৰ বহু দেশত এই প্ৰচেষ্টা চলিছিল আৰু বিশ্ব ডাক সংঘয়ো ইয়াৰ হৈ বহু প্ৰচেষ্টা চলাইছিল। 16 বছৰৰ তলৰ শিশুৰ বাবে পত্ৰ লিখন প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো 1972 চনৰ পৰা বিশ্ব ডাক সংঘই আৰম্ভ কৰিছিল। এইটো সঁচা যে বিশেষকৈ বৃহৎ চহৰ আৰু মেট্ৰত যোগাযোগৰ মাধ্যমৰ দ্ৰুত বিকাশ আৰু অন্যান্য কাৰণত চিঠিৰ গতিবিধিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে, যদিও গ্ৰাম্য জগতখন এতিয়াও চিঠিৰ মাজতে চলি আছে। ফেক্স, ইমেইল, টেলিফোন আৰু মোবাইলে চিঠিৰ গতি বন্ধ কৰি দিছে, যদিও ব্যৱহাৰিক পোষ্টৰ সংখ্যা क्रमागतভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वो बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। চিঠিৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'লে এনে এজনক বিচাৰি নাপাবা যিয়ে কেতিয়াও কাকো চিঠি লিখা নাই অথবা লিখোৱা নাই বা চিঠিৰ বাবে অধৈৰ্য হৈ অপেক্ষা কৰা নাই। আমাৰ সৈনিকসকলে যি আগ্ৰহেৰে চিঠিৰ বাবে অপেক্ষা কৰে তাৰ কোনো উদাহৰণ নাই। এটা সময়ত মানুহে চিঠিৰ বাবে মাহৰ পিছত মাহ অপেক্ষা কৰিছিল, যদিও এতিয়া হেয়া নহয়। পৰিবহন মাধ্যমৰ বিকাশে দূৰত্ব বহু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিছে। আগতে জনসাধাৰণৰ বাবে যোগাযোগৰ একমাত্ৰ মাধ্যম আছিল চিঠি, কিন্তু আজি আন উপায় গঢ় লৈ উঠিছে। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की
तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। আজি দেশত এনেধৰণৰ মানুহৰ অভাৱ নাই যিয়ে নিজৰ পূৰ্বপুৰুষৰ চিঠিক সম্ভালি আৰু সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে, বা লেখক হোক, সাংবাদিক হোক, উদ্যোগী হোক, কবি হোক, প্ৰশাসক হোক, তপস্বী হোক বা কৃষক হোক, তেওঁলোকৰ লিখনিবোৰ নিজৰ মাজত গৱেষণাৰ বিষয়বস্তু। আজিৰ দৰে যোগাযোগৰ মাধ্যম থাকিলে পণ্ডিত নেহৰুৱে কন্যা ইন্দিৰা গান্ধীক ফোন কৰিলেহেঁতেন, কিন্তু তেতিয়া পিতৃৰ চিঠিবোৰ কন্যাৰ নামত লিখা নহলহেঁতেন, যিয়ে দেশৰ কোটি কোটি মানুহক অনুপ্ৰেৰিত কৰে। চিঠিসমূহতো আপুনি সম্ভালি ৰাখে, কিন্তু SMS-ৰ বাৰ্তাবোৰ আপুনি সোনকালে পাহৰি যায়। সকলো মহান ব্যক্তিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ স্মৃতি বা ঐতিহ্য হ'ল তেওঁলোকে লিখা চিঠিবোৰ। ভাৰতত এই শ্ৰেণীত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক আগস্থানত ৰাখিব পাৰি। বিশ্বৰ সকলো সংগ্ৰহালয়ত সুপৰিচিত ব্যক্তিত্বৰ চিঠিৰ এক অনন্য সংগ্ৰহ আছে। সকলো পত্ৰই হৈছে দেশ, সময় আৰু সমাজখনক জনা আৰু বুজাৰ প্ৰকৃত পৰিমাপ। ভাৰতৰ প্ৰথমখন স্বাধীনতাৰ মহাযুদ্ধৰ দিনত কিছুমান ব্ৰিটিছ বিষয়াই নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্যলৈ চিঠি লিখিছিল। পিছলৈ এইবোৰ এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপত পৰিণত হৈছিল। এই চিঠিবোৰে প্ৰমাণ কৰিলে যে এই সংগ্ৰাম ভূমি শক্তিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছিল। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन का तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। महात्मा गांधीয়ে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেৱল মহাত্মা গান্ধী ইণ্ডিয়া বুলি লিখা পত্ৰ লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁ য'তেই বাস কৰিছিল তালৈকে চিঠি গৈছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ আন বহু শক্তিশালী ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা। আগতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক চিঠি গান্ধীজীৰ ওচৰলৈ গৈছিল যদিও চিঠিৰ উত্তৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাছিল। কোৱা যায় যে চিঠিখন পোৱাৰ লগে লগে তেওঁ একে সময়তে নিজৰ উত্তৰ লিখিছিল। প্ৰায়বোৰ চিঠিৰ উত্তৰ তেওঁ নিজৰ হাতেৰে লিখিছিল। লিখি থাকোঁতে যেতিয়া তেওঁৰ সোঁ হাতখন বিষ হ'বলৈ ধৰে তেতিয়া তেওঁ বাওঁ হাতেৰে লিখিছিল। কেৱল মহাত্মা গান্ধীয়েই নহয়, আন্দোলনৰ সকলো বীৰৰ পত্ৰ প্ৰতিখন গাঁৱত পোৱা যায়। চিঠি দিয়া লোকসকলে সেই চিঠিবোৰক কোনো প্ৰশংসা পত্ৰতকৈ কম বুলি নাভাবিছিল আৰু বহুতে সেই চিঠিবোৰ ফ্ৰেম কৰি ৰাখে। এয়াই চিঠিৰ যাদু। কেৱল এয়াই নহয়, পত্ৰৰ আধাৰত বিভিন্ন ভাষাত কিমান যে কিতাপ লিখা হৈছে। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच समाचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। चिठी दस्तावेजतকৈ कम নহয়। पंतर 200 पत्र बच्चन के नाम और निरालार पत्र हमको लिखियो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती के धरी बहु किताब আপুনি পাব। কোৱা হয় যে প্ৰেমচন্দে আগতে বিশেষকৈ নতুন লেখকক অতি প্ৰেৰণাদায়ক উত্তৰ দিছিল আৰু চিঠিৰ উত্তৰ দিয়াত তেওঁ অতি ক্ষিপ্ৰ আছিল। একেদৰে নেহৰু আৰু গান্ধীয়ে লিখা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ চিঠিও অতি প্ৰেৰণাদায়ক।
1915 চনৰ পৰা 1941 চনৰ ভিতৰত মহাত্মা গান্ধী আৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ মাজত হোৱা চিঠিপত্ৰৰ সংকলন মহাত্মা আৰু কবিৰ নামত প্ৰকাশ পাইছে, য'ত তেওঁৰ মনোভাৱৰ বহু নতুন তথ্য আৰু বিৱৰণ পোৱা গৈছে। একেবাৰে শেষৰ অনুচ্ছেদটো লৈছো। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। भारत चिठिपत्ৰৰ परंपरा बहु पुरानी, কিন্তু ইয়াৰ প্ৰকৃত বিকাশ স্বাধীনতাৰ পিছতহে হৈছে। সকলো চৰকাৰী বিভাগৰ তুলনাত ডাক বিভাগৰ নাম যোগ সৰ্বাধিক। ইয়াৰ এটা বিশেষ কাৰণো আছে যে ই মানুহক সংযোগ কৰিবলৈ কাম কৰে। ইয়াৰ প্ৰত্যেক ঘৰতে প্ৰৱেশৰ সুবিধা আছে। যোগাযোগৰ সকলো উন্নত মাধ্যমৰ পিছতো চিঠিৰ মৰ্যাদা অক্ষত থাকে। চহৰ অঞ্চলত বিলাসী অট্টালিকা হওক বা বস্তিত বাস কৰা লোকেই হওক, দুৰ্গম অৰণ্যৰে আগুৰি থকা গাঁও হওক বা বৰফৰ মাজত বাস কৰা পাহাৰৰ মানুহেই হওক, আজিও অতি আগ্ৰহেৰে পত্ৰৰ অপেক্ষা কৰে। এজন বা দুজন নহয়, কোটি কোটি লোকে প্ৰতিদিনে ডাকঘৰৰ দুৱাৰত চিঠি আৰু অন্যান্য সেৱাৰ বাবে উপস্থিত হয় আৰু ইয়াৰ বহুমাত্ৰিক ভূমিকা দেখা যায়। দূৰৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ লাখ লাখ দৰিদ্ৰ ঘৰত কেৱল মানি অৰ্ডাৰৰ অৰ্থব্যৱস্থাৰে চৌকা জ্বলে, অৰ্থাৎ পৰিয়াল এটা চলে। চিঠি বা মানি অৰ্ডাৰ লৈ কোনো গাঁও বা দুখীয়া কলনীত উপস্থিত হোৱা ডাকঘৰৰ মানুহ এজনক দেৱদূতৰ ৰূপত দেখা গৈছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টিত এইখিনি আছিল। চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ধন্যবাদ।